हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एक बात आती है, कैली हैमिल्टन सोच क्या रहा था, उसके दिमाग में क्या था उस इक्वेशन को लेकर। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास आइगन वैल्यूज आएंगी एंड देन आइगन वेक्टर्स आएंगे। अब उसमें देखना पड़ता है कि ये मैट्रिक्स ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज अब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सोचना क्या चाह रहा था ये हमें देखना है पहले तो देखो, कैली ने ये सोचा कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, अरे यार ये पेन को क्या हो गया पता नहीं, अगर एक मैट्रिक्स है तो मैं उसमें से एक स्पेशल डायरेक्शन देख सकता हूं मैट्रिक्स ए की, जिसमें वो सिर्फ स्केल कर सके, यानी कि या तो अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा सके, या फिर मतलब जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो उस डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे या फिर उसको कम कर दे। इट इज सेम एज आप एक एक्सिस लो, जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना, तो आपका ग्राफ तो छोटा रहता है, मान के चलो एक 15 से आधा आधा मीटर से भी कम होती है हमारी जो नोटबुक होती है, बहुत छोटी होती है ना, 1/4 मीटर के हिसाब से होती है, लेकिन हम उसमें कैसे मार्किंग कर देते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो वो क्या है, स्केलिंग ही तो कर दिया आपने एक तरह से। आप मैं बस थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, आप कैसे सोच सकते हैं स्केलिंग का, कि जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे था ऐसे 1 2 3, अब मैंने क्या किया, मुझे स्केलिंग करनी है, या तो इसे बढ़ा देना है, बढ़ाऊंगा कैसे, मैं यहाँ पे 0 लगा दूं तो जितनी डिस्टेंस पहले थी, अब आपने ऐसा लगा कि आप जूम आउट आ गए तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो 10 20 30 लिखा हुआ है। आप जूम आउट करोगे तो वो जो 1 2 3 है वो सब एक इकट्ठा हो गए 10 वाला दिखेगा, और जो 20 वाला इतना सारा था वो सारे इकट्ठा हो गए 20 अलग दिखेगा। तो वो आप स्केलिंग ऐसे सोच सकते हो। ऐसे ही आप जूम इन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा एक तरह से, यानी 1/10 2/10 ऐसे सोच सकते हो। तो वो कंप्रेशन हो गया और ये स्केलिंग हो गई, यानी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है कुछ। जूम इन जूम आउट आप ऐसे सोच लो। तो मैट्रिक्स ए में वो क्या चाह रहे थे कि मैं एक ऐसी डायरेक्शन ढूंढ लूं जिससे वो डायरेक्शन सिर्फ स्केल कर पाए, या तो अपने मैग्नीट्यूड को घटा पाए या फिर बढ़ा पाए। अब इस चीज को उन्होंने एक इक्वेशन से लिखा, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। वी एक वेक्टर है, यानी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्केल कर रही है, और लैम्डा इसीलिए स्केलर हो गया। अब जब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए वी माइनस लैम्डा वी इज इक्वल टू 0, ए माइनस लैम्डा आई इज इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या दो केस पॉसिबल है, या तो ए माइनस लैम्डा आई 0 हो जाए या फिर वी 0 हो जाए। तो वी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो फिर आप निकाल क्या रहे हो, और a माइनस लैम्डा आई भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a इक्वल टू लैम्डा आई हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर जो मैट्रिक्स a है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी है तभी आप ऐसा करते हो, पर हमें तो ऐसा नहीं करना, हमें तो मैट्रिक्स ए पर ही, यानी कोई नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, आइडेंटिटी नहीं है, तो हमें निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने लग जाते हैं, दैट्स वाई। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने लग जाते हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। हम यहाँ पे लैम्डा फाइंड करना चाहते हैं कि वो कौन सा फैक्टर है जिससे वो स्केल अप हो जाती है डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये जो इक्वेशन बनती है लैम्डा की फॉर्म में बनती है। अब ये जो इक्वेशन है वो खुद मैट्रिक्स ए भी सेटिस्फाई करती है, इसका कैली हैमिल्टन ने प्रूफ भी दिया था। वो प्रूफ बोरिंग है तो इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, आप बुक में देख सकते हो, बहुत वाहियत प्रूफ है। मेरे को देखो, अगर मुझे प्रूफ बाई चांस आगे चल के फ्यूचर में कुछ
दिमाग में आया कि यार इसको मैं ऐसे करके सोच के भी कैली को बता दूंगा भाई ये ऐसे करना तू, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो मुझे वो बोरिंग लग रहा है तो मैं उसे नहीं करा रहा। आप डायगोनलाइजेशन पे और स्किप कर जाओ। अब यहाँ से ना लैम्डा की कुछ वैल्यूज आएंगी, मान के चलो लैम्डा की लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ गई। अब यहाँ पे कई केस पॉसिबल हैं, जैसे लैम्डा 3 की वैल्यू नहीं आई, या तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 आ गई, यानी रिपीटिंग वैल्यूज आ गई। तो क्या होता है, या एक वैल्यू लैम्डा की 0 आ गई, तो वो तो कुछ सेंस नहीं बना रहा ना। वो कह रहा है कि वेक्टर को मैंने स्केल ही नहीं किया, मैं वेक्टर ही गायब कर दिया, मतलब डायरेक्शन ही खत्म हो गई। मैंने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किया और डायरेक्शन ही खत्म हो गई। तो ये क्या बकवास चल रही है, ये तो बकवास ही चल रही है ना। हम तो हमारा तो जो मोटिव है वो हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमें जो ए मैट्रिक्स है उसकी स्पेशल डायरेक्शन ढूंढनी है, जो कि स्केलिंग अप कर पाए उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये डायगोनलाइजेशन वाला चीज क्लियर हो पाएगा। तो मान के चलो एक मैट्रिक्स है 301 222 एंड 103, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें। हमें वो कह रहा है कि इसका जो है डायगोनलाइजेशन करके दिखाओ, या ये पॉसिबल भी है कि नहीं डायगोनलाइजेशन, तो वो भी बताओ हमें। तो हम क्या करेंगे, तीन वेक्टर ढूंढेंगे जिससे डायगोनलाइजेशन हो पाए। अगर तीन वैल्यू तीन आइगन वेक्टर हमें मिल गए, यानी v1 v2 v3, तभी ये पॉसिबल है कि एक मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन हो पाए। क्योंकि एक मैट्रिक्स को जब डायगोनल फॉर्म में लिखोगे तो आपको तीन वैल्यूज चाहिए ना लैम्डा की, उस तीन लैम्डा की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग तीन आइगन वेक्टर आएंगे। अब रिपीटिंग वैल्यूज में कैसे सोचेंगे वो सारी चीज में देखेंगे, अगर इसमें आ गया तो देख लेंगे, नहीं तो अलग से बता दूंगा मैं। तो a माइनस लैम्डा आई का मॉड 0 करना है, तो 3 माइनस लैम्डा 2 1 0, 2 माइनस लैम्डा 0 1 2 एंड 3 माइनस लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा इंटू ये तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। और यहां से अगर मैं खोलूंगा तो ये 0 एंड प्लस 1 टाइम्स, इसे करोगे तो 0 माइनस 2 यानी कि लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 1, यानी कि 2 माइनस लैम्डा आ गया। डायरेक्ट लिखना चाहिए मुझे, है ना। 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस लैम्डा, और 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 4 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आ गई, 2 2 एंड 4। अरे यार 2 2 एंड 4 आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालनी है। तो आइगन वैल्यू आ गई, तो पहले मुझे लैम्डा इक्वल टू 2 पे चेक करना पड़ेगा। तो पेज ले लो, लैम्डा इक्वल टू 2, अरे यार लैम्डा इक्वल टू 2 जब लिखोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ए माइनस लैम्डा ए की, ये हो जाएगी 301 222 103। इसे ध्यान रखो। अरे 301 222 103, यही तो है। हाँ, अब इसमें क्या करना है, लैम्डा माइनस कर देना। तो लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो -2 एंड -2, तो ये आ गया 101 202 और 103 -2 1। तो वो कह रहा है कि a माइनस लैम्डा आई इंटू वी 0 होना चाहिए। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, जैसे a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे लैम्डा 1 इक्वल टू 2 मान लो।
लैम्डा 1 इक्वल टू 2 मान लो, तो वेक्टर v1 निकल आएगा हमारे पास। तो a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू तो ये रही 101, 202 एंड 101 टाइम्स v1। v1 कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड ले लो, इज इक्वल टू 000। वही होमोजीनियस वाला केस है, पर इसमें आप इक्लोन लगा सकते हो। कॉलम इक्लोन से ये जल्दी हो जाएगा। आप लगा दो C2 goes to C2 minus 2C1 and C3 goes to C3 minus C1। तो आपको ये जल्दी हो जाएगा। वैसे ये हो जाएगा 101 000, ये सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे XYZ बचेगा इक्वल टू 000। अब यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, पता है क्यों, पर देखते हैं, चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 और y की वैल्यू हमें अल्फा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर मिल गया, हमें अगले पेज पे देखते हैं। एक वेक्टर मिल गया हमें 0 अल्फा 0, यानी कि अल्फा की कुछ भी वैल्यू ले लो हम। तो मैंने अल्फा की वैल्यू 1 ले ली, तो 0 1 0 एक वेक्टर मिल गया v1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक और वेक्टर ढूंढना है, किसके करस्पॉन्डिंग, अल्फा 2 इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग। 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स की हमारी 3 0 1 यानी 3 माइनस 4 0 1 एंड 2 2 2 एंड 1 0 3 यानी 1 0 3 माइनस 4 है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा -1 0 1 2 2 माइनस 2 2 एंड 1 0 -1। अब इसको फिर से वही एक लॉन लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले लगाऊंगा R3 गोज टू R3 प्लस R1। तो इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 1 0 -2 0 एंड इसको 0 4 0। यहाँ पे लगाओगे R3 गोज टू R3 प्लस 2 R2। तो यहाँ पे ये नीचे वाली टर्म 0, तो ये -2 0 एंड 0 -2 0 0 0 0। अब इसको फिर सॉल्व करोगे एक्स वाई जेड के लिए, ये अलग अलग है एक्स वाई जेड, उससे पहले ही बता दूं। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी हमारी -x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से -2y इक्वल टू 0 से y की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे दो वैल्यूज अलग अलग हैं, x और z की। तो x को अगर अल्फा 1 ले रहे हो और z को अल्फा 2 ले लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करके देखो। नहीं, एक सेकेंड, सिर्फ यहाँ पे एक ही ले सकते हैं हम, यहाँ पे दो नहीं, क्योंकि x तो लीडिंग वेरिएबल है ना, तो एक ही ले सकते हैं। हाँ, एक ही ले सकते हैं। तो x को तो लीडिंग वेरिएबल है, z को आप अल्फा ले लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अल्फा के बराबर। यानी कि जो वेक्टर है हमारा वो बन जाएगा कुछ ऐसे, अल्फा 0 अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा की एक वैल्यू के लिए एक ही वेक्टर मिलेगा, यानी हमें सिर्फ दो वेक्टर मिले, यानी कि डायगोनलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कहानी खत्म। दूसरी बात, कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है उसमें जो लैम्डा की इक्वेशन बनती है, यानी कि पीछे चलो थोड़ा, लैम्डा की इक्वेशन जो बनती है उसमें, हाँ ये रही, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है। इसका फायदा हमें क्या मिलेगा कि अगर मैट्रिक्स ए इसमें सेटिस्फाई करता है तो जो ए की पावर समथिंग यानी ए की पावर n C0 प्लस C1 ए की पावर n माइनस 1, मतलब ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी ना। ए की पावर n का मतलब ऑर्डर, यहाँ पे ए की पावर 3 आएगी, कुछ कोफिशिएंट होगा, देन ए की पावर 2 उसका कुछ कोफिशिएंट होगा एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आएगी इसमें हम इनवर्स निकाल सकते हैं एक तो, क्योंकि अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स का तो जो लास्ट वाली टर्म होगी यानी सी एन
ए की पावर 0 यानी आई होगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी नॉट ए की पावर n माइनस वन प्लस सी वन ए की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 सी एन ए की पावर ए का इनवर्स। तो यहाँ से मुझे ए का इनवर्स मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ ए की पावर्स, लेकिन वो लेस पावर हो जाएंगी। जैसे ए क्यूब ए स्क्वायर ए था, अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए एंड आइडेंटिटी देन ए इनवर्स, वो हो जाएगा। तो उससे ए इनवर्स हमें मिल जाएगा। और इसमें एक और केस आता है, जो इक्वेशन मिलती है उससे लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री जो होते हैं उसको हम बोलते थे उसको हम बोलते थे, हाँ जैसे रुको मैं इसको मिटा के पहले ढंग से लिख देता हूँ। एक और चीज होती है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा क्यूब एंड प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा क्यूब फिर कितना आ गया प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा आपका जो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री जो आएगा वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते ना, अगर रुको मैं आपको ठीक से समझाता हूँ पूरी कहानी, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई एक रैंडम मैट्रिक्स ले लो, कोई एक रैंडम मैट्रिक्स ले लो ऐसे ए बी सी डी। अब उसमें ए माइनस लैम्डा ही जब 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको 0 करोगे तो ये हो जाएगा ए डी माइनस ए प्लस डी टाइम्स लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसको जब री इवेल्युएट करोगे तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। यानी कि जो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू और इसके रूट्स हैं, तो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू कितना आ गया, ए प्लस डी के बराबर, एंड लैम्डा वन लैम्डा टू किसके बराबर आ गया, ए डी माइनस बी सी के बराबर। और ए प्लस डी कितना होता है, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मतलब जो डायगोनल होते हैं उसका सम, एंड ए डी माइनस बी सी क्या हो गया, मॉड ऑफ ए। यही बोलता है अगर वो किसी भी मैट्रिक्स में यानी एन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसमें भी अगर आप समेशन ऑफ लैम्डा निकालोगे तो वो ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा निकालोगे तो वो मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ा प्रॉपर्टी वाला सीन आ गया, मतलब देखना चाहिए आपको। तो हमारा कुछ क्वेश्चन चल रहा था शायद, हाँ ये रहा। इसमें कहानी चल रही थी कि V1 और V2 की, हाँ V1 और V2 की वैल्यू आ गई थी, लेकिन हमें सिर्फ दो ही वेक्टर मिल पाए थे। यहां से तो हमें मिला था वो अरे यार ये रहा, यहां से तो हमें मिला था 0 1 0, एंड जो दूसरा वेक्टर है वो मिल गया 1 0 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 0 1, लेकिन हमें तीन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी फॉर रिप्रेजेंटिंग डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले वो देख लो। तो जो खाली पेज है उसमें हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ए का मल्टीप्लाई है वो अगर आप V1 V2 V3 एक मैट्रिक्स है जिसको आप बोलते हो मॉडल मैट्रिक्स या स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स, तो V1 V2 V3 करके एक मैट्रिक्स बनाई है हमने। इसमें अगर मैं ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, A V1 A V2 A V3
इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स v1, लैम्डा टाइम्स v2, सॉरी लैम्डा 1, लैम्डा 2 v2 एंड लैम्डा 3 v3। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 0 0 0 लैम्डा 2 0 एंड 0 0 लैम्डा 3, एंड इसको हमें मल्टीप्लाई करना है v1 v2 v3 से। तो v1 v2 v3 क्या है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये है 3 क्रॉस 3 की। तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसका, यानी कि मुझे v1 v2 v3 आगे लिखना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 1 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ये ऑर्डर सेम करना पड़ेगा ना। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इस v1 v2 v3 को मैट्रिक्स P से रिप्रेजेंट कर दूं तो AP क्या आ जाएगा, PD के बराबर। ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट डायगोनल मैट्रिक्स, यानी एक ही जगह में इसको भी यूज कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, PD P इनवर्स। बस इतना ही ध्यान रखना। और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर मैं कोई भी फंक्शन लगा दूं A का A पर, तो वो D पर भी अप्लाई हो जाएगा। लाइक A की पावर K इज इक्वल टू P D की पावर K P इनवर्स। ये बात और ध्यान रखना फॉर द क्वेश्चंस। आपको ये समझ आ गया कि डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, क्यों, मतलब जो कैली हैमिल्टन था उसने क्या किया, उसने एक स्पेशल डायरेक्शन ढूंढी एंड डायगोनलाइजेशन कैसे निकल गया, अलजेब्रा से वैल्यूज को रीअरेंज कर करके कि भाई अगर मैं ये कर दूं तो क्या हो जाएगा। तो डायगोनलाइजेशन सिर्फ एक एप्लीकेशन है कि जस्ट बॉक्स में बहुत सारी चीज पड़ी हुई थी, डायगोनलाइजेशन और पड़ गया, बस ऐसे समझो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे ख्याल से तो ये बस इसमें एक कहानी रह गई है वेक्टर स्पेस की, पर वेक्टर स्पेस में मैं यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। वैसे बुक में 10 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर वेक्टर उन प्रॉपर्टी को, अगर कोई वेक्टर स्पेस उन अगर कोई मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स उन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो वेक्टर स्पेस कहलाती है। अब मैट्रिक्स जो है वो आर्बिट्री वैल्यूज से बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि ABCD कुछ ऐसे। तो जैसे कोई 2x2 मैट्रिक्स है ABCD, तो अगर वो उन 10 प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो वो वेक्टर स्पेस है, नहीं तो नहीं है। अब ये किसने बताया था, यूक्लिड ने बताया था। उसने सॉल्व किया, बहुत सारी उसने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाए होंगे, देन उसने ये बताया कि कब कब वो वेक्टर स्पेस को फॉलो करता है। वेक्टर स्पेस क्या है वो आपको पता ही है कि एक ऐसा रीजन जिसमें हर एक पॉइंट वो 2x2 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे, हर एक पॉइंट 2x2 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे। अब 2x2 मैट्रिक्स में अगर ABCD तीनों चारों आर्बिट्रीज हैं तो इसमें R4 की वेक्टर स्पेस मिलेगी, यानी कि 4 डायमेंशन, क्योंकि हर एक वैल्यू हर एक डायमेंशन को जन्म देती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से, और तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि वेक्टर स्पेस में बस क्वेश्चंस और हैं, तो वो आप खुद अपने आप से कर लेना। वो बहुत वाहियात क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि ये 3 वेक्टर हैं या फिर ये एक वेक्टर स्पेस है, बताओ ये मतलब एक मैट्रिक्स है, ये वेक्टर स्पेस बनेगी कि नहीं। उसमें एक इनइक्वालिटी या कुछ तो इक्वेशन दे देंगे कि ये बताओ वेक्टर स्पेस। आप बुक देखोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा, एग्जांपल्स देखोगे थोड़े, बहुत वाहियात क्वेश्चन है। यहाँ से मेजर क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायगोनलाइजेशन, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड जो रैंक थी इकोलॉन से बहुत बनते हैं, तो वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब बकवास है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, बहुत मजा आएगा उसमें आपको मजा आ जाएगा कि यार ये मस्त चीज है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।